हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो क्या लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। हमारा जो ये 10,000 एमसीक्यूज़ की मैंने सीरीज स्टार्ट करी। तुम्हारा जो है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट करा हमने इसको। बाकी डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस मैं इसमें फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि आपका यही सिलेबस आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए रहता है बच्चों। ठीक है, तो जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा कोई भी स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल पे फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो बच्चों सीरीज उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों के। और बाकी आपको पता है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स फार्मासिस्ट के ऐप पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और आज अभी जो है इस सीरीज में हमने बच्चों एचएपी स्टार्ट करा हुआ है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, इसमें तो ये जो है हम इसमें सेल्स और टिश्यूज़ वाला तुम्हारा जो है ना, सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, और तुम्हारा जो जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह वाला पार्ट सारा का सारा जो है इस वाले पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे। तो हर बार की तरह इसके भी 2 पार्ट्स आएंगे। आज का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लेके आएंगे क्वेश्चंस, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी। तो सेल्स के क्वेश्चंस, टिश्यूज़ के, और बाकी तुम्हारा जो जनरल जो इसका एचएपी का स्टार्टिंग में तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो सारा का सारा जो है इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके बच्चों, तो मैं आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू बच्चों कंप्लीट तुम्हारा टॉपिक इतने अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी ना, तुम्हारा पॉइंट जो है एक भी रिमेनिंग रह नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों। यकीन मानिए ये सीरीज़ जो है अब तक की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ रहने वाली है। अगर इसको फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन जो है आपको इसी सीरीज में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा ये वीडियो। तो आज हम सेल्स एंड टिश्यूज़ और जो इंट्रोडक्शन है, तो इसके जो है फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है देखिए इसके क्वेश्चंस। तो इसमें जो है हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में। ओके, देखो क्वेश्चन है द टर्म होम्योस्टैसिस रेफर्स टू, है ना। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो भी मतलब इसी में इंक्लूड कर लिया मैंने। ओके, तो जो होम्योस्टैसिस, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे देखो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। होम्योस्टैसिस के ऊपर भी बने हुए हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंट जो इंटरनल एनवायरनमेंट है तो वो कॉन्स्टेंट होना। देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज नहीं होता ना। मतलब कि इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आपका होम्योस्टैसिस होता है। ओके, कह रहा व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इज डिस्क्राइब इन बोथ चाइल्ड बर्थ के दौरान एंड मिल्क जो इजेक्शन हो रहा है इनके दौरान, जो आपका फीडबैक मैकेनिज्म होता है बच्चों कौन सा है। देखो आपके एक तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक नेगेटिव वाले हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारा ब्लड क्लोटिंग हो गया, है ना, तो क्या है भाई, ब्लड क्लोटिंग पॉजिटिव में आएगा, है ना। और ये जो चाइल्ड बर्थ के दौरान और मिल्क इजेक्शन के दौरान जो ये वाला फीडबैक है, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव में आता है बच्चों। कौन सा पॉजिटिव फीडबैक में आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल पॉजिटिव फीडबैक का, तो मैंने तुमको बताया अभी। जो तुम्हारा देखो थर्मो रेगुलेशन जो हो रहा है बाय स्वेटिंग, तो ये नेगेटिव में आता है, नेगेटिव फीडबैक। और जो है चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, और वाया ऑक्सीटोसिन, वहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन जो है चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो वहाँ पर जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ओके, और तो ये बच्चों पॉजिटिव फीडबैक में आएगा। और एक ब्लड क्लोटिंग, 2 याद रखना तुम पॉजिटिव फीडबैक के लिए। एक तो तुम्हारा ऑक्सीटोसिन की भाई लेबर के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पर ऑक्सीटोसिन है हमारा, तो ये वाला। और एक तुम्हारा ब्लड क्लोटिंग, दोनों पॉजिटिव में आएंगे। बाकी ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन वाया इंसुलिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर वाया बायोरिसेप्टर, ये सब नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चों, है ना। तो पॉजिटिव फीडबैक में जो है ये ब्लड की क्लोटिंग आ गया और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है ड्यूरिंग लेबर। ओके, क्या कोरोनल, अब ना बच्चों प्लेन्स होते हैं जो बॉडी को डिवाइड करने के लिए, हमारे इमेजिनरी लाइन्स एक तरीके से कह सकते हो, है ना। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना। तो कोरोनल प्लेन से डिवाइड करता है बॉडी को एक कोरोनल प्लेन है वो बॉडी को किस तरीके से डिवाइड करेगा, है ना। कह रहे हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में, मतलब कि एंटीरियर मतलब जो आगे का और पोस्टीरियर मतलब पीछे का, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, है ना। अपर में और लोअर पार्ट्स में, मतलब जैसे अभी बॉडी है तो इसको अपर और लोअर में ऐसे कर दिया, या फिर क्रेनियल और कोडल में राइट और लेफ्ट में ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे अगर डिवाइड कर दो वो राइट एंड लेफ्ट हो गया ना। ठीक है, तो कौन सा है कोरोनल प्लेन जो होते हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों। तो कोरोनल प्लेन हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ है, मतलब कि इस तरीके से, मतलब जैसे आपकी बॉडी है ना, तो मतलब अभी इसमें तो मैं ये 3 डायमेंशन कैसे बना के बताऊँ ना, मतलब आगे मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया कि भाई जो है बिल्कुल बीच में से, है ना, पोस्टीरियर एंटीरियर हाफ्स में। ओके, तो ऑप्शन जो है
यहाँ पर 1 हो गया। तो हमारे देखो ये जो प्लेन्स होते हैं बच्चों, ये 3 होते हैं। मतलब प्लेन्स क्या है, इमेजिनरी लाइन होते हैं जिससे कि हम बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो कह रहे 3 प्राइमरी एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं, एक तो सैजिटल होता है, एक कोरोनल, एक ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, तुमसे कोरोनल के बारे में पूछा हुआ था और एक एग्जाम में ये ट्रांसवर्स वाला पूछा हुआ है। ओके, सैजिटल ना एक तरीके का वर्टिकल प्लेन है, कोरोनल भी वर्टिकल है, सैजिटल भी वर्टिकल है ना। तो सैजिटल जो होता है इसमें ना तुम क्या कर रहे हो, सिंपल राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहे हो बॉडी को, है ना। कोरोनल में इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो कि भाई पोस्टीरियर, मतलब कि तुम्हारा पोस्टीरियर और एंटीरियर हाफ में, है ना। फ्रंट और बैक बोल दो, पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर और इन जो है एंटीरियर बोल दो, या डोर्सल और वेंट्रल भी बोल सकते हो, है ना। डोर्सल मतलब पीछे का होता है, वेंट्रल मतलब आगे होता है ना। इस तरीके से बोल सकते हो कि बॉडी को हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ट्रांसवर्स प्लेन जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करेगा, बॉडी को अपर और आपके लोअर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, या आप इसको सुपीरियर और इन्फीरियर भी बोलते हो, क्योंकि जो सुपीरियर होते हैं, जैसे कि सुपीरियर है ऊपर वाला मतलब सुपीरियर, नीचे वाला मतलब इन्फीरियर हो गया, है ना। तो इस तरीके से बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए तो हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, सैजिटल और कोरोनल तो आपके वर्टिकल प्लेन हो गए और ट्रांसवर्स आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन बना हुआ था जो मैं तुम्हें कह रही थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल जो कि ट्रांसवर्स प्लेन है, सेपरेट करेगा बॉडी को इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन। तो अच्छा ये कह रहे हैं कि कौन सा है इनमें से, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि ये तो बता दिया इन्होंने कि बॉडी को अपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। तो कौन, देखो सैजिटल तो एक वर्टिकल है, सैजिटल प्लेन तो वर्टिकल प्लेन था, जो कि सैजिटल क्या कर रहा था, हमारा जो है सैजिटल प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन जो लेफ्ट एंड राइट है ना डिवाइड कर रहा था। फ्रंटल या कोरोनल जो तुमने पढ़ा वर्टिकल है, जो फ्रंट और बैक, डोर्सल, वेंट्रल या पोस्टीरियर एंटीरियर हाफ में डिवाइड कर रहा था। ट्रांसवर्स प्लेन होता है तुम्हारा, ट्रांसवर्स सेक्शन बोल दो, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है बॉडी को डिवाइड करता है ऊपर वाले पार्ट में और मतलब अपर एंड लोअर पोर्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, एक ना कैविटीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन है भाई तुम्हारा हार्ट कौन सी कैविटी में है, तुम्हारे लंग्स कौन सी कैविटी में है, ब्रेन कौन सी कैविटी, ये कैविटीज़ होती हैं, है ना। हमारे जो ऑर्गन्स है डिफरेंट डिफरेंट कैविटीज़ में है, हमारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के, है ना। तुम्हारा स्टमक है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, मतलब तुम्हारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग कैविटीज़ में है। तो कह रहे वेंट्रल कैविटी कंसिस्ट ऑफ डैश कैविटी, तो वेंट्रल कैविटी कौन सी है, कह रहे कंसिस्ट ऑफ, वेंट्रल कैविटी किससे बनी हुई है, कह रहे वर्टिब्रल से, थोरैसिक से, एब्डोमिनल से, या बोथ बी एंड सी का मतलब है कि बी एंड सी, थोरैसिक और एब्डोमिनल से, है ना। तो वेंट्रल या फिर नॉट अटेम्प्टेड, इस तरीके से भी ऑप्शन आते हैं। तो हमारा जो वेंट्रल कैविटी है ये थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी से मिलके बनी होती है वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी में क्या आ रहा है, थोरैसिक भी आ रहा है, तुम्हारा थोरैक्स वाला पार्ट जिसमें तुम्हारा हार्ट आएगा, तुम्हारे लंग्स आएंगे, है ना, तुम्हारे रिब्स आएंगे, है ना। बाकी एब्डोमिनल जो कि डायफ्राम के नीचे वाले पोर्शन को हम एब्डोमेन कहते हैं, है ना। तो एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है हमारे थोरेसिक कैविटी से, हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो कि लार्जेस्ट कैविटी भी कहते हैं बच्चों इस एब्डोमिनल कैविटी को। ओके, ठीक है। तो वेंट्रल कैविटी में थोरैसिक और एब्डोमिनल, देखो वेंट्रल कैविटी जो होती है ह्यूमन बॉडी में, कह रहे इज इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये थोरैसिक कैविटी भी आती है वेंट्रल में। कह रहे वेंट्रल कैविटी में बच्चों तुम्हारी थोरैसिक कैविटी भी आ जाएगी, और एब्डोमिनो पैल्विक मतलब एब्डोमिनल कैविटी आ रही है, देखो थोरैसिक प्लस एब्डोमिनल प्लस पैल्विक कैविटी, ये सारी मिलके आपका क्या बनाती है, वेंट्रल कैविटी। एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी में एब्डोमिनल और पैल्विक कैविटी आती है, ये तो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेंट्रल कैविटी क्या याद रखोगे, थोरैसिक कैविटी भी आ गई बच्चों इसमें तुम्हारी एब्डोमिनल और पैल्विक कैविटी भी आ गई, तुमने याद रखना। देखो वैसे टैप बन गया ये, है ना। ठीक है, तो वेंट्रल कैविटी में टैप आएगा, थोरैसिक, एब्डोमिनल, पैल्विक कैविटी। ठीक है बच्चों, टैप से भी याद रख सकते हो अगर चाहो तो। चलो भैया, ऑर्गन दैट मेक अप द सिस्टम ऑफ द बॉडी आर कंटेन इन डैश कैविटी, तो 4 होती है बच्चों कैविटीज तुम्हारी, है ना। जो थोरैसिक हो गई, है ना, एब्डोमिनल, पैल्विक, और एक ना क्रेनियल जिसमें तुम्हारा ब्रेन होता है ना, वो क्रेनियल कैविटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी 4 कैविटी होती है, क्रेनियल जिसमें तुम्हारा ब्रेन है, थोरैक्स वाली कैविटी है, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक कैविटी। ओके, क्या स्ट्रक्चर नियर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब या ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट, है ना। स्ट्रक्चर जो कि देखो स्ट्रक्चर नियर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब, है ना, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसके पास होगी, है ना। जैसे कि तुम्हारा हाथ ले लो, तुम्हारा हाथ है ना, हाथ में आपका क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, है ना।
तो अब आपका जो ह्यूमरस है ना, तो आपका जो है ह्यूमरस क्या हो जाएगा, ह्यूमरस पहले आएगा। देखो आपकी जो हाथ की बोन है, मान लो पहले ह्यूमरस आती है, फिर रेडियस अल्ना, ये साथ साथ होती है। तो ह्यूमरस पास है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के, ये दूर है, तो ये प्रोक्सिमल हो गया और ये डिस्टल हो गया। एक तरीके से प्रोक्सिमल मतलब पास, पी से प्रोक्सिमल, पी से पास याद रखना, डी से डिस्टल, डी से दूर दूर याद रखना। कह रहा स्ट्रक्चर नियर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब ऑफ द बॉडी पार्ट। तो बच्चों नियर टू पॉइंट, पास है ना तो प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल मतलब पास, और डिस्टल मतलब जो दूर होता है। अगर कहते हैं स्ट्रक्चर फार टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब, अगर फार कहते हैं तो आप कहते हैं डिस्टल मतलब दूर हो गया, है ना। बाकी डोर्सल और वेंट्रल होता है ना। डोर्सल मतलब पीछे का होता है, वेंट्रल मतलब आगे का, इस तरीके से ना बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका पास से प्रोक्सिमल हो गया। वेंट्रल और डोर्सल के बारे में लिख रखा है, डिस्टल और प्रोक्सिमल के बारे में लिख रखा है ना। तो वेंट्रल का मतलब जो आपका डोर्सल तो पीछे वाला होता है, वेंट्रल आगे वाला। तो जो आपका वेंट्रल होता है मतलब कि फ्रंट, है ना, फ्रंट वाला जो है, एंटीरियर मतलब बोल सकते हो, है ना, फ्रंट या एंटीरियर या वेंट्रल एक ही बात है। डोर्सल मतलब बैक, है ना, ये पोस्टीरियर, ओके। और डिस्टल मतलब जो दूर होगा, और प्रोक्सिमल, डिस्टल मतलब अपोजिट हो जाएगा प्रोक्सिमल का, है ना। और प्रोक्सिमल मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास, प्रोक्सिमल, डिस्टल मतलब दूर, ओके, ये लिखा हुआ है इसमें, है ना। फिर कह रहा है व्हाट डज डोर्सल, डोर्सल का मतलब बताओ। तो बताया डोर्सल और वेंट्रल, है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जो आपका डोर्सल मतलब पीछे का, वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब फ्रंट, फ्रंट वाला वेंट्रल होता है। डोर्सल जो होता है बच्चों बैक वाला, है ना। तो फ्रंट वाले को वेंट्रल। अब ऐसे ही डोर्सल वेंट्रल जो है, इनको आप पोस्टीरियर और जो है एंटीरियर बोलते हो, ओके। तो बैक वाले को पोस्टीरियर बोलते हो, है ना। बैक वाले को डोर्सल, डोर्सल वाले को, बैक वाले को पोस्टीरियर बोलते हो। वेंट्रल वाले को, फ्रंट वाले को एंटीरियर बोलते हो, ठीक है। तो याद रखना है तुमने कि वेंट्रल को ही आप एंटीरियर कहोगे, ये फ्रंट वाला होता है। फ्रंट वाला जो होता है वो एंटीरियर है, वो वेंट्रल है। और जो बैक वाला है वो पोस्टीरियर होता है, वो डोर्सल होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर डोर्सल पूछा है, डोर्सल तो अपर और लोअर तो नहीं है, फ्रंट और बैक है ना। फ्रंट वाला वेंट्रल है तो बैक वाला डोर्सल हो जाएगा, है ना। तो रिलेटेड टू बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रंट वाला वेंट्रल होता है बच्चों, है ना। और बाकी अपर और लोअर के लिए हमारे जो है सुपीरियर, अपर वाला सुपीरियर और लोअर वाला इन्फीरियर, है ना। ऊपर के लिए सुपीरियर, नीचे के लिए जो है इन्फीरियर, ओके। कह रहे फॉलोइंग डज द टर्म डोर्सल यूज इन एनाटॉमी। फिर से तुम्हें देखो यहाँ पर भी डोर्सल पूछी, यहाँ पर भी डोर्सल ही पूछा गया है, देख लो बच्चों। डोर्सल मतलब कि पीछे वाला, है ना। टुवर्ड द अबव मतलब सुपीरियर, बिलो इन्फीरियर। अबव के लिए सुपीरियर, बिलो इन्फीरियर। फ्रंट के लिए वेंट्रल, है ना। और बैक के लिए डोर्सल। फ्रंट के लिए वेंट्रल, बैक के लिए डोर्सल, ओके। तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया ना ऑप्शन 3, बैक के लिए डोर्सल, है ना। तो बैक के लिए डोर्सल या पोस्टीरियर, फ्रंट के लिए वेंट्रल या एंटीरियर, और अबव के लिए सुपीरियर या क्रेनल भी बोलते हैं, और बिलो के लिए इन्फीरियर या कोडल भी बोलते हैं, ओके। कह रहे व्हाट डज सुपाइन पोज। देखो एक तो आपकी होती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब है जैसे लेट, लाइंग फ्लैट ऑन द जो है बैक फेसिंग अप, या फ्लैट ऑन द स्टमक फेस डाउन, या सिटिंग अपराइट इन अ चेयर, या स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आर्म्स एट द साइड, है ना। तो ये स्टैंडिंग नहीं है, ये पोजीशन, ये तुम्हारी जो है लाइंग पोजीशन है। तो लाइंग फ्लैट ऑन द बैक फेस अप, मतलब कि तुम ना सीधे मतलब आराम से लेटे हुए हो, है ना। तो वो तुम्हारा जो है आप एकदम से आराम से लेटे हुए हो, तो आपका जो है ये सुपाइन पोजीशन होती है, सुपाइन। कह रहे लाइंग फ्लैट ऑन द बैक फेस, तुम्हारा ऊपर की तरफ फेस है, तुम सीधे आराम से लेटे हुए हो, है ना। तो ये तुम्हारा होता है सुपाइन पोजीशन कहते हैं। सुपाइन पोजीशन मतलब है लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द फेस एंड टोर्सो फेसिंग अप। इसके अपोजिट पोजीशन होती है कौन सी, प्रोन। सुपाइन के अपोजिट, एक तो तुम सीधे लेटे हो वो सुपाइन, एक तुम जो है मतलब एक तरीके से जो है मुंह नीचे करके एक तरीके से जो लेटते हैं ना, है ना। तो वो अपोजिट टू प्रोन पोजीशन, इसमें फेस डाउन करके जो लेटते हैं तो वो हो जाएगा प्रोन, और जो सीधे फेस अप वाली पोजीशन है वो आपकी सुपाइन है, याद रखना है, ओके। हेमीप्लेजिया क्या होता है, देखो हेमी मतलब आधा, है ना, मतलब कि पैरालिसिस हो गया आधा, आधे जो है बॉडी का। एंटायर तो नहीं होगा क्योंकि हेमी लिखा हुआ है। कह रहा है वन साइड ऑफ द बॉडी का अगर पैरालिसिस होता है तो इसके लिए टर्म है कौन सा, हेमीप्लेजिया, ध्यान रखना, ओके। टिश्यूज देखो हमारी बॉडी जो है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तुमसे कहते, तुम कहोगे सेल्स। हमारी बॉडी जो है भाई इसकी जो
स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, जैसे तुम्हारा घर होता है ना, जैसे ईंटों से जुड़ के घर बनता है, ऐसे तुम्हारी जो बॉडी है ना वो तुम्हारी सेल्स से मिलके बन रही है। अब सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाया, टिश्यूज बनाया इन्होंने, है ना। टिश्यूज ने मिलके क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि आप पढ़ते हो नर्वस सिस्टम रहे। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम HAP में क्या पढ़ते हैं, HAP में तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम सारे, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हिमाटोपोइटिक सिस्टम, तुम्हारा ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा यूरिनरी सिस्टम, सारे सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम में क्या है, अलग अलग ऑर्गन से मिलके बन रहे हैं भाई। अब तुम कहोगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है हमारा, तो इसमें हमारा हार्ट आता है, हमारा जो होता है इसमें, है ना, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड आता है। अब तुम कहोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारे लंग्स वगैरह सब चीज़ आती है ना। तो मतलब कि तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बने भाई, तुम्हारे ऑर्गन से मिलके बने होते हैं। अब तुम्हारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज से मिलके बनते हैं। अब टिश्यूज जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तो टिश्यूज इज अ कलेक्शन ऑफ, यही तो मेरे बच्चों पूछा है तुमसे। तो सेल्स जुड़ी और सेल्स ने जुड़ के टिश्यूज बनाए, टिश्यूज जुड़े, उन्होंने बनाया ऑर्गन। अब तुम्हें पूछे ऑर्गन इज ए कलेक्शन ऑफ, ऑर्गन किसका कलेक्शन है, तो टिश्यूज का कह दोगे। ऑर्गन सिस्टम किसका कलेक्शन है, ऑर्गन्स का कह दोगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है टिश्यूज किससे मिलके बने, सेल से। कह रहे फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, भाई तुम्हारे कौन सा जो ऑर्गेनल है ना, बताओ। तो कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें क्या है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं इस ऑर्गन को, ऑर्गेनल को। ऑर्गेनल है बच्चे, ये ऑर्गन नहीं है, सॉरी, ऑर्गेनल्स है ना। तो हमारे जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स जो होते हैं। तो कह रहे कि गोल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना भाई, इसको ये तो पावर हाउस है सेल का, पावर हाउस। कई एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। न्यूक्लियस तुम्हारा लार्जेस्ट पार्ट, तुम्हारे सेल का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, न्यूक्लियस होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो है तुम्हारा लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें बच्चों पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, लाइसोसोम्स में। ओके, कह लाइसोसोम्स क्या कैसे काम करते हैं बच्चों, ये कह रहे हैं एक्ट एज अ सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के तरीके से काम करते हैं। ये फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, उनको ब्रेक डाउन कराएंगे बच्चों। वोर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स हो गए, अदर सेलुलर डेब्रिस हो गया, है ना, तो उन सबको ब्रेक डाउन कराते हैं थ्रो प्रोसेस लाइक फैगोसाइटोसिस एंड ऑटोफैगी, ठीक है। इसमें उनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं सेल्स का। ओके, बाकी गोल्जी अपैरेटस जो होता है, गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है बच्चों, तुम्हारे ना एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे जो इसमें रफ होता है, एक स्मूथ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते, रफ में राइबोसोम्स होते हैं। तो स्मूथ तो लिपिड्स बनाएगा, है ना, और रफ में राइबोसोम से यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये प्रोटीन्स, लिपिड्स जो बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इनको मॉडिफाइड करना, इनकी सॉर्टिंग करना, इनकी पैकेजिंग करना, ये काम हमारे गोल्जी अपैरेटस का होता है। गोल्जी अपैरेटस का यही काम है। इसके ऊपर कई बार बच्चों बहुत सारे एग्जाम में तो गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन पूछा हुआ है। टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करा किस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल का है, क्योंकि जो एटीपी का जनरेशन होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। न्यूक्लियस जो है बच्चों तुम्हारा सबसे बड़ा पार्ट जो है, न्यूक्लियस लार्जेस्ट पार्ट होता है, कंट्रोल सेंटर, तुम्हारे सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसमें डीएनए प्रेजेंट, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, भाई न्यूक्लियस में होता है ना, एंड रेगुलेट करता है सेल की एक्टिविटीज को, ठीक है। कह रहे विच ऑर्गेनल, जिसे आप इन्होंने पावर हाउस, देखो मैंने क्या बताया, पावर हाउस सेल का कौन है, तुम्हारा गोल्जी अपैरेटस को। तो क्या करना है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहा है तुम्हारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर बोलेंगे, ओके। तो जो बना रहा है ना, उनका मॉडिफिकेशन करना, उनको सॉर्ट करना, पैकेजिंग करना, उनकी वो काम है हमारे गोल्जी अपैरेटस के पास। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है भाई सेल का, और न्यूक्लियस जो है ये तो है ही लार्जेस्ट पार्ट, कंट्रोल करेगा हमारे सेल को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ होता है, रफ में राइबोसोम्स होते हैं, वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, स्मूथ में लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, ओके। तो करेक्ट हो गया यहाँ पर पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट हमारी ह्यूमन बॉडी की क्या बताइए अभी तुम्हें, सेल्स होती है, सेल्स मिलेंगी, टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा का पूरा इंडिविजुअल, ओके। तो राइबोसोम साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, देखो राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों राइबोसोम्स को, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, है ना।
तो क्या करेंगे, साइड ऑफ कहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे बच्चों, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, ऑप्शन डी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को भाई पावर हाउस ऑफ सेल, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन तुम्हारा, पावर हाउस ऑफ सेल है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्ट्रोज विद द फॉलोइंग, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियर न्यूक्लियर तुम्हारा न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें पोर्स होते हैं बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो कह रहे तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है किसके साथ में, कह रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो भाई कितनी भाई इसके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लाइसोम्स नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कॉन्टिन्यूस होती है हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, कह रहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं डबल मेम्ब्रेन जो सराउंड करती है न्यूक्लियस को, यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन जो है डबल मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस एनवेलप इज डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस होती है मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ में, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। ओके, फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप, भैया सॉसेज शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। भाई साइटोप्लाज्म में तो अलग अलग तुम्हारे ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब भाई प्रेजेंट है वहाँ पर। तो कह रहे ये जो है ये मेम्ब्रेनस है, सॉसेज शेप है जो साइटोप्लाज्म में, और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन, भाई पावर हाउस की बात हो रही है, एटीपी प्रोडक्शन तो पावर हाउस ही करता है ना, एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए कौन है तुम्हारा, पावर हाउस ऑफ द सेल विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी का काम था जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बना रहे थे हमारे ईआर, उनको मॉडिफाइड करना, सोर्ट करना, पैकेजिंग करना। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई ठीक है, तुम्हारा सेल जो होती है एक इसके अराउंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनसाइड विच देयर आर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग इन ए वोटरी फ्लूइड, है ना। तो तुम्हारी जो सेल है उसके अंदर एक वोटरी फ्लूइड है जहाँ पर तुम्हारे सारे सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं बच्चों। तो उस फ्लूइड को क्या कहोगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो खुद एक ऑर्गेनल है जो हमारे सेल में है। राइबोसोम भी नहीं होगा, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म ये होता है बच्चों, साइटोसोल कहेंगे, इस ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है सेल के मल्टीप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन के लिए, सेल के मल्टीप्लीकेशन के लिए, सेल के रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस होता है भाई, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए होता है बच्चों के। तो सेल के मल्टीप्लीकेशन के लिए आपका न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। कह रहे डैश आर टीनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड होते हैं आरएनए और प्रोटीन से, क्या ना, टीनी ग्रेन्यूल्स हैं जो किससे मिलके बने हैं बच्चों, तुम्हारा आरएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन है ये बताओ, कह रहे राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोम्स के न्यूक्लियस। तो हमारा जो राइबोसोम्स होते हैं बच्चों ये टीनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं बच्चों, राइबोसोम्स, आरएनए और प्रोटीन। ओके, कह रहे डीएनए मेनली प्रेजेंट, बताया तुम्हें भाई डीएनए कहाँ पर है, तुम्हारे न्यूक्लियस में है, राइबोसोम्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नन। तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है ना। न्यूक्लियस जो कि लार्जेस्ट पार्ट है तुम्हारी सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ओके, मेन फंक्शन राइबोसोम्स का क्या होता है, देखो भाई राइबोसोम्स स्टीरॉयड की सिंथेसिस है, प्रोटीन की सिंथेसिस है, एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए तो भाई आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए जो बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन होना। ओके, तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे बच्चों, है ना। बाकी जो लिपिड्स है, स्टीरॉयड हार्मोन्स है, उनके लिए आपका जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे स्टीरॉयड सिंथेसिस आपका प्राइमरी फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस जिससे सेल जो है डीएनए की कॉपी बनाते हैं, डीएनए से डीएनए बनता है, प्रोसेस कैरिड आउट बाय डीएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का काम है बच्चों, ठीक है। और बाकी तुम्हारा पूछा हुआ था जो प्रोटीन की सिंथेसिस, वो तुम्हारा राइबोसोम्स हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा डैश इज आ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल है साइटोप्लाज्म में, क्या है बच्चों, ये एक सीरीज है, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस कैनाल है साइटोप्लाज्म में। और दीज आर 2 टाइप्स, भाई स्मूथ और रफ, बताओ किसकी बात मिल रही है, तुम्हें हिंट मिल गई, स्मूथ है और रफ है, कौन तुम्हारे ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है, स्मूथ होता है। रफ क्यों कहा भाई, तुम्हारा ईआर जो है ये देखो तुम्हारा जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस है ये, है ना, ठीक है। जैसे तुम भाई ये न्यूक्लियस बनाओ, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाओगे ना, तो ये इसके साथ ही कॉन्टिन्यूअस रहेगा, इस तरीके से मतलब आप इसको बना सकते हो, है ना। मतलब ये देखो जैसे ऐसे नहीं, जैसे तुम्हारा मान लो ये न्यूक्लियस मतलब आप जो है न्यूक्लियस बनाओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से इसमें पोर होते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो मतलब इसको ना ऐसे ये मतलब ऐसे इस तरीके से मतलब ऐसे ऐसे होता है ये,
मतलब इस तरीके से तुम इसको बना सकते हो बच्चों, ठीक है। देखो, है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कॉन्टिन्यूस में है, और कहीं कहीं पे जैसे ऐसे होंगे जो राइबोसोम्स होते हैं और कहीं कहीं पे नहीं होते, है ना, कुछ कुछ पे ऐसे लगे होते हैं। तो जहाँ पर ये राइबोसोम्स हैं उन्हें तुम कहोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दोगे, और जहाँ पर ये राइबोसोम्स नहीं हैं उनको आप स्मूथ ईआर कह दोगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ में क्या बनेंगे बच्चों, राइबोसोम्स जो है तो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। यहाँ पर राइबोसोम्स है तो यहाँ की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, स्मूथ में तुम्हारे लिपिड्स होते हैं, इनकी सिंथेसिस होती है, ओके। अब ये जो लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसाइज करे तुम्हारे ईआर ने, अब इनकी मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सोर्टिंग का काम तुम्हारा किसका, गोल्जी अपैरेटस का होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ क्या पूछा था, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग हाँ मेम्ब्रेनस कैनाल तुम्हें बता दिया मैंने, ये तुम्हारा ईआर होता है, ओके। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, लाइसोम, सुसाइडल बैग, न्यूक्लियस जो लार्जेस्ट पार्ट है तुम्हारे सेल का, ओके। कह रहा व्हाट डज गोल्जी अपैरेटस किस में हेल्प करता है, बताया मैंने तुम्हें, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहा है तुम्हारा ईआर, उनको मॉडिफाई करना, सोर्टिंग करना, पैकेजिंग करनी, उनकी देखो इंट्रा सेलुलर सोर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये आपका काम है तुम्हारे गोल्जी का, बिल्कुल है। सेल डिवीजन का काम तो भाई न्यूक्लियस संभाल लेगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन का डिनेचुरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ओके। कह रहे गोल्जी अपैरेटस सोर्ट करता है, पैकेज करता है प्रोटीन्स को, लिपिड्स को इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वसाइकल्स में, है ना, विच आर देन डिस्पैच्ड टू वेरियस डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग लाइसोसोम्स में भी जाती हैं ये, ओके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फॉर सिक्रेशन आउटसाइड द सेल, ठीक है। फिर कह रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज एसोसिएटेड विद, तो आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होगा एक, है ना, तो वो किससे रिलेटेड है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बायलेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स का, क्या है, फॉस्फोलिपिड्स का बायलेयर। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों फॉस्फोलिपिड्स है, प्रोटीन्स है, इनसे मिलकर बनी होती है बच्चों। तो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, तो वो इसी से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्रपोज करा था सिंगर एंड निकोलसन 1972 में, वार्डली एक्सेप्टेड मॉडल है दैट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, ओके। कह रहे इंटरनल चैम्बर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि तुम्हारा पावर हाउस होता है सेल का, है ना, तो इसका इंटरनल चैम्बर होता है, उसे क्या कहोगे, न्यूक्लियोसोम तो नहीं कहोगे, माइक्रोसोम कहोगे, पेरोक्सोसोम या कि माइटोसोल। तो बच्चों माइटोसोल कहा जाता है, मैट्रिक्स या माइटोसोल कहते हो इंटरनल चैम्बर को, ओके। क्या डैश टीनी स्ट्रैंड है प्रोटीन्स के दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करता है करेक्टरिस्टिक सेल का शेप। टीनी स्ट्रैंड होते हैं प्रोटीन्स के, स्ट्रैंड होते हैं मतलब इस तरीके से ना, ये प्रोटीन्स के टीनी छोटे छोटे स्ट्रैंड है, मतलब इस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रैंड है मतलब। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, तुम्हारी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी शेप मेंटेन करके रख रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, न्यूक्लियस नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइक्रोफिलामेंट होते हैं। टीनी स्ट्रैंड है बच्चों प्रोटीन्स के, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और करेक्टरिस्टिक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट होता है, फिलामेंट है बच्चों ये, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो तुम्हें बताया मैंने अभी, सेल होती है ना। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग सेल ऑर्गन रेस्पॉन्स फॉर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने, पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स और लिपिड्स का। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स हमारा ईआर बना रहा था, ईआर रफ और स्मूथ है ना, तो या उनको मॉडिफाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, ये काम आपके गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हो, मेन एटीपी का प्रोडक्शन यहीं पर होता है बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ है, रफ में राइबोसोम्स है तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, स्मूथ में लिपिड्स की सिंथेसिस होगी। डीएनए तुम्हारा जो है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेक्ट है। सेल कॉन्स्टेंट इज इन्वॉल्व है इन मेंटेनिंग करेक्टरिस्टिक शेप मेंटेन करेगा, ये बताया मैंने तुमको है ना। तो जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, टीनी स्ट्रैंड होते हैं प्रोटीन्स के, है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, करेक्टरिस्टिक शेप को मेंटेन करते हैं। तो ये होते हैं फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होता है, माइक्रोट्यूबुल्स ईआर या राइबोसोम्स नहीं होते, ये माइक्रोफिलामेंट है बच्चों, फिलामेंट, ओके। कह रहे टीनी स्ट्रैंड है प्रोटीन के, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट और करेक्टरिस्टिक शेप, तो ये माइक्रोफिलामेंट है। कह रहे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट ऑफ सेल्स बच्चों, सेल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड ऑर्गेनल्स विद इन सेल, है ना, और द मूवमेंट ऑफ सिलिया। तो ये कौन होते हैं, कह रहे हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, वो ये सेल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं बच्चों, है ना।
सेल्स और ऑर्गेनल्स जो है सेल्स में उनकी मूवमेंट के लिए, कह रहे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोफिलामेंट तो क्या कर रहे हैं बच्चों? शेप मेंटेन करके रख रहे हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और माइक्रो ट्यूब्यूल्स की बात करोगे तो ये मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, मूवमेंट ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। ओके, गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व इन द डैश। तो गोल्जी अपरेटस का क्या काम बताया था बच्चों तुम्हें? जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहा था तुम्हारा ईआर, उनको क्या करना बच्चों? मॉडिफाई करना, सॉर्टिंग करना, पैकेजिंग करना, ये काम था। तो देखो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए तो तुम्हारा कौन है भाई? तुम्हारे पास जो है प्रोटीन फैक्टर जिन्हें कहते हो तुम, राइबोसोम्स होते हैं, है ना। एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। एक्सपोर्ट करना प्रोटीन्स को, स्टोर्ड इन वसाइकल से, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। तो मूवमेंट के लिए आपके क्या थे? ये अभी हमने देखे थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम था मूवमेंट का, तो सेल और ऑर्गेनल्स का विद इन द सेल, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम था। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करना प्रोटीन्स को जो कि स्टोर्ड इन वसाइकल्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। गोल्जी अपरेटस को प्राइमरीली फंक्शन क्या है? मॉडिफाई करना, सॉर्टिंग करना, पैकेजिंग करना प्रोटीन्स का वसाइकल्स में फॉर डिलीवरी टू देयर डेस्टिनेशन, डिजाइन डेस्टिनेशन इन सेल। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम्स में होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो डैश जिसका वाटरी सॉल्यूशन होता है, क्या है? वाटरी सॉल्यूशन है मिनरल्स का, गैसेस का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एंड सेल ऑर्गेनल्स का, दैट इज फाउंड बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है। कह रहे वाटरी सॉल्यूशन है। अब इस वाटरी सॉल्यूशन में तुम्हारे मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। और ये फाउंड बिटवीन सेल की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है। तो लाइसोसोम्स तो भाई वाटरी सॉल्यूशंस नहीं होता, लाइसोसोम्स तो सेल ऑर्गेनल्स में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनल्स में आएंगी, राइबोसोम्स में। लेकिन क्या बचा? साइटोप्लाज्म जो है बच्चों, ये तुम्हारा वाटरी सॉल्यूशंस हो जाएगा, मिनरल्स का, गैसेस का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, सेल ऑर्गेनल्स का, दैट इज फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस बच्चों। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। मैंने तुम्हें बताया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर जो रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, सेल ऑर्गेनल्स विद इन द सेल एंड सेल के एक्सटेंशन के लिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे बच्चों। माइक्रोफिलामेंट जो थे ना, फिलामेंट जो थे वो तो तुम्हारे क्या थे? वो टीनी स्ट्रैंड थे प्रोटीन के, लेकिन उनका काम क्या था? सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप को मेंटेन करना, है ना। और जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर रेस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए ना, मूवमेंट के लिए बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं, है ना। अभी हमने यही क्वेश्चन करा है ऊपर, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट होगा। ओके, देखो अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन करा है, माइक्रो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं साइटोप्लाज्म में, इन्वॉल्व है मूवमेंट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल्स विद इन द सेल, मूवमेंट ऑफ सिलिया। तो ये हमारे माइक्रो देखो ट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, वहाँ पर गलत लिखा हुआ है, माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया द साइटो। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों पावर हाउस कहते हैं, सेल का क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बच्चों। तो इनका काम क्या है? देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी नेक्स्ट देखो सेल डिवीजन और टू टाइप। देखो सेल डिवीजन हमारे 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है बताना है। देखो माइटोसिस मियोसिस होता है, डीएनए आरएनए सेल टिश्यू नहीं होगा बच्चों, आपका माइटोसिस होता है और मियोसिस। अब देखो माइटोसिस में तो क्या होता है, आपके जो एक सेल जो है पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है इसमें, है ना। तो 2n इसमें, तो 2n इसमें, 2n इसमें। लेकिन ये माइटोसिस की बात है। अब मियोसिस की बात करो, मियोसिस में बच्चों मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस 1 मियोसिस 2, ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 होती है। तो मियोसिस 1 जो होती है इसमें जो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, अब फिर 2 डॉटर सेल से आपकी जो है मतलब 4 बन जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि मियोसिस में कितनी टोटल सेल्स बन रही है? तो मियोसिस में 4 बनती है, माइटोसिस में 2 बनती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मियोसिस में 4 बनती है टोटल सेल्स और माइटोसिस में 2 बनती है। लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा और माइटोसिस में सेम रहता है। ओके, सेल डिवीजन आपका माइटोसिस मियोसिस होता है। ओके, डैश इज स्टडी ऑफ सेल, इट्स के टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनल्स। तो इस सभी के तुम पढ़ रहे हो, सेल्स के बारे में पढ़ते हो, ये इनको बोलते हैं बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी कहते हैं बच्चे इसको, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूक्लियस की फर्स्ट डिस्कवरी, भाई देखो तुम्हारे सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी और न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखना। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल को डिस्कवर करा, न्यूक्लियस को डिस्कवर करा रॉबर्ट ब्राउन ने, और साइटोप्लाज्म के लिए स्ट्रासबर्गर, साइटोप्लाज्म के लिए याद रखना, साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने करी। ओके,
ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन हो गया न्यूक्लियस के लिए। कह रहे सेल ऑर्गेन रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बन टू फॉर्म एटीपी। तो एटीपी का प्रोडक्शन पावर हाउस ऑफ द सेल तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट हो जाएगा। लाइसोम तो साइडल बैग है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्टर, बाकी क्लोरोप्लास्ट दिया, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। टर्म सेल ईटिंग, देखो एक तो होता है सेल ईटिंग, एक सेल ड्रिंकिंग होता है। सेल ड्रिंकिंग मतलब पीना, सेल ड्रिंकिंग का मतलब होता है पीनोसाइटोसिस, और सेल ईटिंग होता है फैगोसाइटोसिस। ओके, तो ड्रिंकिंग का मतलब पीना, पीना मतलब पिनोसाइटोसिस, तो सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस, याद रखना। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग मतलब पीना मतलब पिनोसाइटोसिस, ईटिंग मतलब खाना मतलब फैगोसाइटोसिस, याद रखना। ओके, क्या टर्म सेल, सेल की टर्म को किसने डिस्कवर करा? रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्रोटीन सोर्टिंग, लिपिड सोर्टिंग, सिक्रेशन इज परफॉर्म बाय। जो प्रोटीन्स हैं इनको सोर्टिंग करना, पैकेजिंग करना, ये सब जो फंक्शन किसके हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में तो राइबोसोम्स बनेंगे, स्मूथ में लिपिड्स बनेंगे, गोल्जी अपरेटस का काम होता है बच्चों ये। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह डीएनए स्टोर्ड इन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, तो डीएनए कहाँ पर स्टोर होता है भाई? डीएनए तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ना। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस के बारे में लार्जेस्ट तुम्हारा सेल का लार्जेस्ट पार्ट है, और न्यूक्लियस बच्चों हर सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो होते हैं। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, और कुछ कुछ सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जैसे कि तुम्हारी स्केलेटल मसल्स पढ़ते हो ना, वहाँ पर वो मल्टी न्यूक्लिएट, कुछ कुछ सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, है ना। और वैसे कह रहे हैं कि सभी सेल्स में आपके न्यूक्लियस होंगे मैच्योर आरबीसीज को छोड़ के। ओके, कह रहे न्यूक्लियस कंटेन द बॉडी का जेनेटिक मटेरियल विच इज बिल्ट फ्रॉम डीएनए। कह रहे न्यूक्लियस में हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल किससे बना हुआ है? डीएनए से एंड प्रोटीन्स से, है ना। प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, कह रहे कोल्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड, तो इसे क्या कहोगे, है ना? क्रोमैटिन कहोगे, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट की माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्रोमैटिन होता है, तो तुम्हारा ऑप्शन ए क्रोमैटिन करेक्ट हो जाएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कहा था? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों। ऑप्शन सी सिंपल से करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हो बच्चों? ये तो पता है क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स ऑफ फूड वैक्यूल्स कैटलिटिक का हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। आरएनए इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, तो आरएनए कहाँ पर है? सेल वॉल में, राइबोसोम्स में, न्यूक्लियस में, कि साइटोप्लाज्म में, है ना। तो हमारा जो होता है राइबोसोम्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं आरएनए। ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट है ऑप्शन। क्या राइबोसोम्स जो होते हैं ये टीनी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कंपोज होते हैं आरएनए और प्रोटीन्स से, है ना। सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड। राइबोसोम मेक प्रोटीन ऑल्सो फाउंड ऑन आउटर सर्फेस आर, तो हमने पढ़ा है कि तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले रफ है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो राइबोसोम्स में होती है, राइबोसोम्स हो जाएगा, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। देखो मियोसिस रिजल्ट इन डैश नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म, देखो ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना पूछा हुआ है, देखो रेलवे में पूछा हुआ है। कह रहे मियोसिस में कितनी नंबर ऑफ सेल्स बनती है? मैंने कहा माइटोसिस में तो 2 बनती है, और मियोसिस में मेरे बच्चों 4 बनती है, याद रखना कितनी बनती है? 4 बनती है। मियोसिस रिजल्ट इन 4 नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। 4 टोटल सेल्स बनती है मियोसिस में, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा बच्चों। ओके, कह रहे मियोसिस जो है 2 स्टेज सेल डिवीजन प्रोसेस बिल्कुल होता है, जहां पर 4 टोटल सेल बनती है सिंगल पेरेंट सेल से, है ना। और रिजल्टिंग सेल हैप्लोइड है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल डिप्लॉयड पेरेंट सेल। तो मियोसिस में मैंने तुम्हें बताया भाई मियोसिस 1 में 2 सेल बनेंगी, फिर मियोसिस 2 होगा 2 और बनेंगी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो 2n था वो तुम्हारा n रह गया मेरे बच्चों, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। अब माइटोसिस में 2 सेल बनती है बच्चों, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो होता है सेम रहता है, ठीक है, याद रखना है। माइटोसिस में क्या होता है? कह रहे हैं फॉर्मेशन 2 डॉटर सेल फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल। डॉटर सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है ओरिजिनल पेरेंट सेल, कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, फिर कह रहे हैं इन मियोसिस डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 2 डिविजन्स, 2 डिविजन्स के बाद 4 बनती है बच्चों। अब तुम्हें क्या दे, 1 डिवीजन के बाद अब तुम्हें क्या दे बच्चों, मियोसिस 1 से कितनी सेल्स बनेंगी? तो तुम क्या कहोगे? 2 बनेंगी बच्चों, मियोसिस 1 में 2 ही बन रही है ना,
ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के हमें आंसर करना होता है ना। सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। देखो अब क्या पूछा है, ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया बच्चों, 2n से n रह गया। रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो किसमें मिली तुम्हें हैप्लॉइड, माइटोसिस में। डिप्लॉइड की डिप्लॉइड थी ना, आपको मियोसिस में मिली ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर मियोसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस या माइटोसिस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का टूटना साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का टूटना कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस आपको पता ही है। तो यहाँ पर हाफ हो गया मियोसिस में, ओके। तो मियोसिस में हाफ हो गया और माइटोसिस में सेम रहेगा, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रहेगा, ओके। अब फिर से पूछा इसके ऊपर क्वेश्चन, इन ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट मियोसिस 1। बच्चों मियोसिस 1 के बाद क्या बना, तुम्हारी 2 डॉटर सेल बनी बच्चों। कितनी बनी बच्चों, 2 डॉटर सेल बनती है आपके जो है मियोसिस 1 के बाद में, और वो तुम्हारी हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो है 2n था ये nn हो जाएगा और फिर यहाँ से 2 बन जाएंगे, ओके, ठीक है। तो मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल बनी और उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया था, 2 बनी हैप्लॉइड बनी, ओके। कैसा हो गया, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। ये मियोसिस 1 का पूछा इसलिए तुमने ऐसे आंसर करा। कंप्लीट मियोसिस की बात करते तो आप 4 डॉटर सेल से कहते, क्रोमोसोम नंबर तो आधा ही रहेगा। कह रहा मियोसिस जो है 2 स्टेज सेल डिवीजन प्रोसेस है, 4 टोटल सेल्स बनती है सिंगल पेरेंट सेल से और क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसमें जो है 1 सेल से 2 सेल्स बनती है, ओके। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। कह रहे इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में कौन, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस सेल का साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ वाला। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेकिन कौन सा, स्मूथ वाला होता है बच्चों, जो कि फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है यहाँ पर, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस विद इन ह्यूमन सेल्स, प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। सेल ऑर्गेनेल सुसाइडल बैग आप लाइसोसोम्स को कहते हो। सुसाइडल बैग किसे कहते हो, लाइसोसोम्स को। क्लियर फ्लूइड पोर्शन साइटोप्लाज्म का इन विच पार्टिकल्स आर स्प्रेड ओवर। जो फ्लूइड पोर्शन साइटोप्लाज्म का है तो भाई इसे साइटोसोल कहा जाता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहे हैं तुम्हारा ईआर, उनको मॉडिफाई करना, सोर्टिंग करना, पैकेजिंग करना बच्चों, ट्रांसपोर्ट करना। सिंथेसाइज नहीं करते, सिंथेसिस तो ईआर ने कर दी है ना। रफ ईआर ने प्रोटीन्स बना दिए, स्मूथ ईआर जो था उसने क्या बना दिया, लिपिड्स बना दिए, है ना। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, है ना। तो राइबोसोम्स तो आपके रफ ईआर पे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स तो होते हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि सिंथेसाइज कराए हैं तुम्हारे ईआर ने, ओके बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। साइटोप्लाज्म की टर्म को किसने कौन करा, स्ट्रासबर्गर ने करा था, ओके। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी, ऑप्शन डी लगा दो, ऑल हो जाएगा। कोयल ऑफ लाइफ बच्चों डीएनए को कहते हैं, याद रखना किसे कहते हैं, कोयल ऑफ लाइफ डीएनए को कहा गया है। यूकेरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए आपके पास क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में, जिन्हें आप प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो। प्रोटीन सिंथेसिस अगर इन सेलुलर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट बोथ प्रोकैरियोट्स में भी तो यूकैरियोट्स में, तो प्रोटीन की सिंथेसिस तो हमारे राइबोसोम्स में ही तो होती है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ओके। फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वही फंक्शन है कौन सा, जो तुम्हारे प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाए ईआर ने, उनको मॉडिफाई करना, सोर्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट। तो प्रोटीन की पैकेजिंग तुम्हें दे रखा है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, राइबोसोम्स तो आपके राइबोसोम्स जो होते हैं इनकी सिंथेसिस डीआरएनए का रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, प्रोटीन का पैकेजिंग। गोल्जी अपैरेटस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल रिसीव मॉडिफाइंग पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर विद रिगार्ड टू सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में कौन सा गलत है बच्चों। करें लाइसोसोम्स जो है ऑटोलिसिस बिल्कुल सही है, राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ इसमें क्या क्या थे, राइबोसोमल आरएनए और शुगर्स, ओके। फिर कह रहे हैं कि शुगर्स थोड़ी प्रोटीन्स होगा, शुगर्स नहीं होते बच्चों, ये गलत है ये, है ना। कौन सा इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन जैसे होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है
उसकी इनफोल्डिंग्स जो ऐसे मतलब इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होगी, उन्हें तुम क्या कहोगे, क्रिस्टा कहोगे। और गोल्जी बॉडी आपके सिस्टर्नी में होते हैं, मतलब गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ना ये राइबोसोम्स वाला तुम्हारा जो है इनकरेक्ट हो गया, है ना। बाकी जो सिस्टर्नी कह रहे फ्लैट जो होते हैं मेम्ब्रेन वेसिकल्स जो पाए जाते हैं ईआर में और तुम्हारे गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। सिस्टर्नी, ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन्स अकरिंग इन द गोल्जी, ओके। और क्रिस्टा तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की जो है फोल्डिंग्स होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो गया, जो इनकरेक्ट था राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए, तो यहाँ पर ये शुगर्स नहीं होगा, ओके। कह रहे व्हाट इज कॉल्ड टू अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है बच्चों, इन्वॉल्व होती है सेलुलर प्रोसेस में, जैसे कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटीन, ठीक है, और प्रोडक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एंड डिक्टियोसोम्स है, वैक्यूल्स है या वेसिकल्स है, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, प्रोटीन का जो है प्रोडक्शन के लिए, ओके। बाकी देखो जो मॉडिफाइड सॉर्टिंग पैकेजिंग का काम तो आपके गोल्जी अपैरेटस के पास है ना। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन की बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा रफ और स्मूथ, रफ में राइबोसोम्स होते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते तो यहाँ पर लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, ओके। तो यहाँ पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट हो जाएगा।